नमस्कार और जय हिंद। हिंदी का आंगन में आज लेकर आई हूँ ऋतुराज की कविता कन्यादान। कन्यादान, सबसे पहले हम इसके शीर्षक पर विचार कर लेते हैं कि कन्यादान आखिर क्या है। भारतीय विवाह के रीति रिवाजों में कन्यादान एक परंपरा है जो शादी के वक्त माँ बाप के द्वारा निभाई जाती है। कन्या के साथ दान शब्द लगाना वैसे तो अनुचित है, क्योंकि कन्या कोई दान की वस्तु नहीं होती है। दान तो निर्जीव चीज़ों का किया जाता है, सजीव लोगों का नहीं, जो अपने विषय में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना निर्णय ले सकते हैं तथा उन्हें जीवन में क्या करना है इसका वे निर्णय कर सकते हैं। तो हम इसके पीछे ज़्यादा गहराई में न जाते हुए हम बात करेंगे ऋतुराज की कविता कन्यादान की। इसमें कन्यादान के समय उस वक्त एक माँ की क्या मन स्थिति होती है, उसके ऊपर ऋतुराज जी ने अत्यंत ही मार्मिक शब्दों में वर्णन किया है कि एक माँ की मन स्थिति कन्यादान के वक्त क्या होती है अपनी पुत्री को लेकर के। क्योंकि माँ अनुभवी होती है, उसे जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव होता है। उसकी पुत्री अभी नव जीवन में प्रवेश करने वाली होती है, जहाँ उसे तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में वह अपनी पुत्री को कुछ सीख देती है, उसे कुछ भविष्य में होने वाली आशंकाओं से भी अवगत कराती है। तो आइए देखते हैं कविता कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, उसका यानी माँ का। प्रामाणिक का मतलब होता है वास्तविक। माँ का दुख कितना वास्तविक था कन्यादान करते समय। दुख तो उस वक्त तकरीबन सभी को होता है। कुछ लोग वास्तव में सहृदय वाले होते हैं और कन्या के इस तरह विवाह के समय दुखी होते हैं, लेकिन माँ के दुख की तुलना उस समय किसी से नहीं की जा सकती। माँ के अनुभवों की तुलना, माँ के अनुभूतियों की तुलना उस समय किसी से भी नहीं की जा सकती। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, यानी उस समय माँ का दुख कितना वास्तविक था, सच था, जो उसके हृदय से होते हुए उसके आंखों तक आ गई थी। लड़की को दान में देते वक्त जब वह अपनी लड़की का कन्यादान कर रही थी, उस समय उसका दुख वास्तव में बिल्कुल सही था, उचित था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी क्यों कहा गया यहाँ पे लड़की को? क्योंकि माँ के लिए उसकी कन्या उसके जीवन भर का संचित कोष होती है, संचित धन होती है, और उसे वह बड़े ही यत्न से, प्यार से सहेज कर रखती है। उसे वह हर प्रकार की दुखों से, तकलीफ़ों से, लोगों की नज़रों से बचा करके रखना चाहती है, और वही उसकी संचित पूंजी होती है, उसका धन होती है, उसका अभिमान होती है, गौरव होती है। और इस वक्त वह अपने उसी धन को, उसी पूंजी को दान में दे रही थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी। एक माँ के लिए उसकी कन्या, उसकी पुत्री हमेशा ही बच्ची रहती है, हमेशा ही वह छोटी रहती है। उसे वह तमाम दुनिया की दुनियादारी से बचा कर रखती है, इसलिए वह सयानी नहीं थी। बहुत ज़्यादा वह माँ की नज़रों में वह बहुत ज़्यादा समझदार नहीं थी। अभी इतनी भोली सरल थी, वह भोली थी। जो कन्या थी वह भोली थी, सरल थी, उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। तो इसे हम लड़की की विशेषताओं के लिए भी कर सकते हैं कि एक लड़की कन्या की क्या विशेषताएं। तो वह सयानी नहीं थी, वह भोली थी, वह सरल थी।
कि उसे दुख का एहसास तो होता था, उसे सुख का आभास तो होता था। उसे सुख का आभास क्यों होता था? क्योंकि अभी तक वह माँ के लाड प्यार में पली थी, और एक माँ अपनी पुत्री के रास्ते में किसी भी प्रकार के दुख को आने नहीं देती है। उसके दुखों को वह समेट लेती है और उसे सुख ही सुख जीवन में देती है। तो कन्या को माँ के आंचल के तले, माँ की गोद में सुख का तो एहसास था कि सुख क्या होता है जीवन में। उसे यह तो पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दुख क्या होता है। लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता था। जीवन में दुख क्या होता है, किस रूप में आता है और किस तरह से उसके जीवन को प्रभावित कर सकता था, इसकी उसे समझ नहीं थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। चूंकि लड़की जो है वो समाज में रहती थी, तो जाहिर सी बात है वह कि आसपास के माहौल का उसे ज्ञान था, लेकिन उसे अनुभव नहीं था। ज्ञान होना और अनुभव होना दोनों अलग चीजें हैं। तो समाज में रहते हुए उसे यह पता था कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन उसने अभी उसे अनुभूति नहीं की थी, उसे अनुभव नहीं किया था। तो वह धुंधले प्रकाश की जीवन के उतार चढ़ाव की वह पाठिका थी। मतलब उसने अभी केवल देखा था, उसे झेला नहीं था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की जीवन के उतार। तो तुकों और लयबद्ध पंक्तियों का क्या मतलब है कि जीवन के उतार चढ़ाव का उसे अनुभव नहीं था। वह उसे पढ़ सकती थी, उसे जानती थी। आप कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल और थ्योरी क्या होती है? जो हम लोग लिखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है? जब हम करके सीखते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात हो रही है कि वो उसे यह तो पता था कि जीवन में क्या होता है, कैसे होता है, एक लड़की का क्या कर्तव्य होता है, कैसे करना है, लेकिन अभी उसने इन सारी चीज़ों को झेला नहीं था। और चूंकि वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाली थी, इसलिए उसे जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए उसकी माँ, जो कि अनुभवी है, जिसने जीवन के उतार चढ़ाव को देखा है, वह उसे आगे के पंक्तियों में उसे क्या करती है? उसे आगाह करती है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, बेटी सुंदर है। और माँ उसे सचेत करती है कि पानी में झांक करके अपनी सुंदरता के ऊपर कभी भी आकर्षित मत होना, हमेशा अपनी सुंदरता में लिप्त मत रहना। और वह उसे यह भी कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है। बेटा, जीवन में उसने कहा कि अब तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाली हो, जहां तमाम तरह के उतार चढ़ाव होंगे, जहां कई तरह की सामाजिक रीतियों कुरीतियों से होकर तुम्हें गुजरना पड़ेगा। और हो सकता है कि उन सारे उतार चढ़ाव से गुजरते हुए तुम कभी हैरान हो जाओ, परेशान हो जाओ, विचलित हो जाओ। तो ऐसी स्थिति में लड़कियां क्या करती हैं कि वह आत्महत्या का रास्ता चुनती हैं। तो माँ कहती है कि वह उसे बताती है कि आग जो है वह आग का उपयोग रोटी सेकने के लिए है, भोजन पकाने के लिए है। आग से तुम जीवन की परेशानियों को झेलते हुए, जीवन के उतार चढ़ाव को झेलते हुए, तुम आग का प्रयोग रोटी सेकने के लिए करना, भोजन पकाने के लिए करना, न कि अपने आप को आग लगाने के लिए करना। उसका प्रयोग कभी भी आत्महत्या के लिए मत करना, चाहे जीवन में कितना ही उतार चढ़ाव आ जाए। तो आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। आग से तुम केवल भोजन पकाने का काम करना, रोटियां सेकने के लिए करना, अपने आप को जलाने के लिए नहीं। चाहे जीवन के संघर्षों में कितना ही उतार चढ़ाव तुम्हें झेलना पड़े। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। माँ उसे पुनः सचेत करती है कि
पहले क्या था कि औरतों को लोग आभूषण, वस्त्र, कीमती वस्त्र, महंगे आभूषण दे करके उन्हें अपने शब्द साज में सजाने की कोशिश करते थे और उनसे, लड़कियों से मनचाहा काम करवा लेते थे। उनको लालच दे करके, उनको वस्त्र का, गहनों का लालच दे करके अपनी इच्छानुसार उन्हें मोड़ लेते थे और जो चाहे वह करवाते थे। तो माँ कहती है कि हमारा जो समाज है वहाँ यह मान्यता है कि लड़कियाँ जो हैं वह वस्त्र, अच्छे अच्छे कपड़ों के लिए और अच्छे गहनों के लिए, महंगे गहनों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकती हैं। तो उनमें वस्त्र और कपड़ों का, वस्त्रों का और गहनों का लालच दे दो और उनसे कुछ भी करवा लो। तो माँ कहती है कि वस्त्र और आभूषण केवल बरगलाने के लिए है, बहकाने के लिए है, दिशा भ्रमित करने के लिए है। बंधन है स्त्री जीवन की और इसी के बंधन में बांध करके लोग लड़कियों को गलत काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं, विवश कर देते हैं। तो इन वस्त्रों को, महंगे वस्त्रों को, जेवरों को, गहनों को, आभूषणों को तुम अपने पैरों का बंधन मत बनाना। आगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण और हृदय स्पर्शी पंक्ति है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। लड़की होना जन्मजात प्राकृतिक रूप से तुम लड़की हो, इसे कोई भी बदल नहीं सकता है। लेकिन जो तुम बदल सकती हो वह यह कि अपने हृदय में लड़कियों की लड़कीगत कमजोरियों को मत लाना। जैसे लड़कियां, कमजोरियों से क्या मतलब है, लड़की जैसा मत दिखाई देना कि लड़कियां हृदय से कमजोर होती हैं, वह जीवन के संघर्षों से तंग आकर के आत्महत्या का रास्ता पकड़ती हैं, गहनों और वस्त्रों के लालच में आकर के वह कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वही माँ कहती कि ये सारी जो लड़कियों की कमजोरियां हैं, ये इन लड़कियों की कमजोरियों को अपने हृदय में तुम समाहित मत होने देना। तुम लड़की हो, प्राकृतिक रूप से लड़की हो, प्रकृति ने तुम्हें लड़की बनाया है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अपने अंदर तुम लड़कियों वाली कमजोरियों को विकसित मत होने देना और हमेशा हर परिस्थिति में, संघर्ष में तुम डटे रहना और हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना। तो माँ के द्वारा दी गई यह सीख जीवन में लड़कियों को हर दिशा में आगे ले जाएगी। हम देख रहे हैं कि आज के समय में ये बात कहीं अधिक प्रासंगिक होती है। लड़कियों को लड़की जैसा नहीं दिखना है, लड़की जैसा दिखना है, लेकिन उनकी कमजोरियों को आज लड़कियां दूर कर रही हैं, दूर हैं और वह जीवन में आगे की तरफ बढ़ रही हैं। बच्चों, अभी इसके अंत में आपको इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न भी मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में इस पाठ की भाषा आदि का भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।